Hello and welcome to Prowings. How you all are doing? I'm also great. And इस बार कोरोना के टाइम पे दिसंबर 2020 का एग्जाम्स हो काफी स्टूडेंट्स ने ऑप्ट आउट भी किया पर फिर भी इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके एक एग्जाम तो कंडक्ट कर ही लिया और उसमें से एक पेपर सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पे था इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल और उस पेपर में काफी स्टूडेंट्स ने देखा सर क्वेश्चंस तो इजी थे मैनेजेबल थे हम पास हो सकते हैं और इस पेपर का आंसर क्या होगा मैंने अपनी तरफ से इसके आंसर बनाए हैं जो एक तरह के मॉडल आंसर हो सकते हैं पर ये इंस्टीट्यूट के आंसर नहीं है मेरे बनाए हुए हैं तो अगर मैं ये पेपर सॉल्व करता तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखता इस आंसर फ्रेमिंग के टाइम पे लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉ दिसंबर 2020 का पेपर ओके उसमें से पहला क्वेश्चन यही था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया being the custodian of the country's foreign currency is vested with reserves with the responsibility of managing investments comment on that तो इसके ऊपर एक कमेंट लिखना था कि क्या रिजर्व बैंक इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करने का काम करता है क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें आती है फाइन यहाँ पे आंसर में हम लिख सकते थे कि रिजर्व बैंक इज as a custodian of the country's foreign reserves is vested with the responsibility of managing the investment of the country. बराबर क्लियर आगे हम ये भी बोल सकते थे कि लीगल प्रोविजंस गवर्निंग द मैनेजमेंट of the foreign exchange is laid down in the banking reserve bank of india act बराबर उसी में आता है and the reserve bank reserves management function the reserve bank's reserve management function has in recent years grown in both in terms of importance as well as sophistication of two main reasons barabar the first reason was the share of foreign currency और फॉरेन कॉइन्स जैसे बोल सकते बिकॉज देखो फॉरेन रिजर्व्स की बात हो रही है तो हमें आंसर में वो फॉरेन रिजर्व्स के बारे में लिखना है और फॉरेन रिजर्व्स में फॉरेन करेंसी एक मेजर रोल प्ले करती है इसलिए हमें आंसर में बताना है कि फॉरेन करेंसी यानी फॉरेन करेंसी एसेट्स जो बैलेंस शीट में दिखते हैं तो द शेयर ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द रिजर्व बैंक हैज सब्सटेंशियली इंक्रीज ये हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन जहां पे उन्हें ये मैनेज करना पड़ता है सेकेंड रीजन जिसकी वजह से उनको मैनेज करना पड़ता है और वो सेकेंड रीजन होता है इंक्रीज वॉलेटिलिटी मार्केट में चेंजेस आती रहती है एक्सचेंज रेट बदलते रहते हैं सो देयर इज द इंक्रीज वॉलेटिलिटी एंड द इंटरेस्ट रेट्स इन द ग्लोबल मार्केट बराबर सो वी आर रीडिंग दिस पार्ट एंड द टास्क ऑफ प्रिजर्विंग द वैल्यू ऑफ रिजर्व्स and obtaining reasonable return on them is becoming a challenging task clear ये अपने आप में you can say it's a challenge to maintain a forex reserve clear and then the basic parameters of the reserve bank policies okay for the foreign exchange reserves are safety liquidity returns ये सारी चीजें आप आंसर में लिख सकते थे then हम इसका फ्रेमवर्क डिस्कस कर सकते थे that is within this framework reserve bank focuses on what so reserve bank maintaining markets confidence reserve bank का main focus है in monetary and exchange के हिसाब से then you can write enhancing the reserve bank's intervention capacity to stabilize foreign exchange market मतलब ये था कि रिजर्व बैंक किस तरीके से मार्केट के रिजर्व्स को स्टेबलाइज करती है किस तरीके के मेजर्स लेती है फिर आप ये बता सकते थे लिमिटिंग external vulnerability by maintaining foreign currency liquidity or to absorb the shocks during the times of crisis जैसे इस टाइम का crisis था including national disasters और emergencies तो रिजर्व बैंक का रिजर्व रखने का पर्पस भी यही था and providing confidence to the markets the external obligations can always be met thus by reducing you can say the cost at which the foreign exchange reserves are available to the market participants clear so that ये जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग फ्रेमवर्क डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रेमवर्क के रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चीजें यहाँ पर आ सकती थी क्लियर एंड आगे हम लोग ये बता सकते थे दैट इज एडिंग to the comfort of the market participants by demonstrating the backing of domestic currency by external assets बोलने का मतलब ये था हम ये रिजर्व बैंक ये दिखाना चाहता है कि हमारे पास सफिशिएंट एसेट्स है फॉरेन करेंसी में तो इकोनॉमी को एक बैकबोन एक बैलेंस की तरह मिल जाती है
फिर आप लिख सकते थे कि while safety and liquidity continue to be the twin pillars of the reserve management, return optimization has been embedded strategy within the framework. तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पास रिजर्व तो है पर रिजर्व्स आइडल ना पड़े, उस पर कुछ कमाई आए, तो वो रिजर्व्स को भी मैनेज करने का काम आरबीआई देखती है. The Reserve Bank has framed policy guidelines stipulating the stringent eligibility criteria for issuers, counterparties, and investments with with them to enhance the safety and liquidity of the reserves. तो ये Reserve Bank's criteria absorb करती है कि नहीं? And the Reserve Bank, in consultation with the government, continuously reviews the reserves and the management strategies. Clear? तो इस तरीके से दैट इज रिजर्व बैंक अपनी पॉलिसीज को चेंज करती रहती है, गाइडलाइंस बराबर से बनाती है, स्ट्रिंजेंट कंडीशंस इंपोज करती है ताकि फॉरेक्स रिजर्व्स को वो अच्छे से मैनेज कर सके. फाइन. तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते थे पहला आंसर. दैट्स हाउ आई डिड. ओके. सेकंड 1B का क्वेश्चन ये था, डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट डज नॉट अप्लाई. ओके. अब यहाँ पे कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि सेक्शन 4 से भी आ सकता है. ओके. ये क्वेश्चन अपने आप में एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है जहाँ पे आप कहीं से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. मुझे लगा कि ये आंसर इस तरीके से होना चाहिए कि फॉरेन फॉलोइंग आर द सर्कमस्टेंसेस with which foreign contribution act does not apply. जहां पे foreign contribution ही पिक्चर में नहीं आता. Foreign contribution act does not include any article given to a person as a gift for his personal use if the market value in India of such article as on the date of the gift is not more than such sum as may be specified by central government under the rules. तो अगर कोई कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब, जैसे इस समय शायद 25,000 रुपीज है, तो 25,000 रुपीज से कम का गिफ्ट है, तो उसको हम लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन के डेफिनेशन में ही इंक्लूड नहीं करेंगे. देन एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फ्रॉम द फॉरेन सोर्स इन इंडिया बाय वे ऑफ. दूसरा एक कैटेगरी आता है जहां पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सक्लूड हो जाता है. जैसे कोई भी अमाउंट अगर इंडिया में रिसीव किया जाता है बाय वे ऑफ फी इंक्लूडिंग फीस चार्ज फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और टुवर्ड्स कॉस्ट इन ल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सीधी बात है क्योंकि वो एक्सपोर्ट्स है, वो कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. ओके. इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स और एनी कंट्रीब्यूशन रिसीव बाय एन एजेंट ऑफ अ फॉरेन सोर्स टुवर्ड्स फी और कॉस्ट shall be excluded from the definition of foreign contribution. ये foreign contribution के definition के explanation में ही clearly दिया हुआ था. तो इस तरीके से foreign contribution gifts और इस nature की चीजें fees और exports items के लिए आया हुआ पैसा in the ordinary course of business agent की commission specifically exclude करती है. Clear? ठीक है. अब 1C का question देखते हैं. वो आया था liberalized remittance scheme से. तो इसी तरह पेपर के एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि पूरे चैप्टर का ओवरऑल व्यू क्या था, मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर में किस तरीके से ये पेपर दिख रहा था. एक एक करके समझते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेम द 5 परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मेड बाय एन इंडिविजुअल इन द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम्स. काफी इजी था, काफी हद तक स्टूडेंट्स का रिव्यू आया, सर मैनेजेबल था. तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस बाय एन इंडिविजुअल अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम्स आर एज फॉलोज. तो क्या क्या है? गिफ्ट एंड डोनेशंस, यस. प्राइवेट विजिट्स, यस. मतलब मुझे डिटेल नहीं लिखना था, मुझे पॉइंटर्स में लिख के लास्ट में समझाना था क्योंकि टाइम एंड मार्क्स दोनों मैनेज करने होते हैं. बिजनेस ट्रिप्स, अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, अब्रॉड फॉर स्टडीज, एमिग्रेशंस, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेंटेनेंस ऑफ एक्सपेंसेस. द लिमिट ऑफ aforementioned remittances is 2,50,000. एग्जैक्टली 2,50,000 तक की लिमिट आती है. ओके, दैट इज द लिमिट. लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में पर फाइनेंशियल ईयर की लिमिट इतनी आती है एंड रेमिटेंस फॉर एन अमाउंट अबाउट 2,50,000 कॉल फॉर प्रायर अप्रूवल. तो इस तरीके से आप ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कर सकते थे कि कौन सा ट्रांजैक्शन लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में है, क्या उसकी लिमिट है और कब आपको आरबीआई का अप्रूवल चाहिए. ठीक है. फाइन. क्वेश्चन 1D आया था. क्वेश्चन 1D में डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू मोड ऑफ एक्वायरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी outside India by a person resident in India under the Foreign Exchange Management and Foreign Exchange Management Acquisition and Transfer of Immovable Property Regulations 2015. इसकी बात चल रही. इसका मतलब अब हम ये क्वेश्चन में पढ़े तो एक रेसिडेंट इंडियन इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, उसकी क्या क्या चीजें मीट करनी होगी, वो अपने को पूछा गया है. ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव टू आंसर ओवर हियर. So
Following avenues are available to any resident Indian to acquire property outside India. क्या क्या? The resident can acquire immovable property outside India by way of gift or inheritance. From कहाँ से? A person resident in India can hold, own, transfer or invest immovable property situated outside India if such property was acquired, held or owned by him or her when he or she was resident outside India or inherited from a person resident outside India. ठीक है, तो या तो उस पर्सन ने इंडिया के बाहर जाके पहले उस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया था, या कोई इंडियन उससे इनहेरिट कर रहा है या गिफ्ट या इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी ले रहा है, तो वो प्रॉपर्टी का एक्विजिशन अपने आप में एक वैलिड एक्विजिशन होगा। उसी तरह a person resident in India who has acquired such property on or before 8th of July 1947 and continued to be held by him with the permission of RBI। अगर 8 जुलाई 1947 से पहले किसी ने एक्वायर किया और आज भी उस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो ऐसा एक्विजिशन विद द परमिशन ऑफ आरबीआई, तो ऐसा एक्विजिशन अपने आप में वैलिड एक्विजिशन माना जाता है। क्लियर? देन उसके साथ साथ हम ये भी पॉइंट सी में भी डिस्कस कर सकते थे, अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हु हैज एक्वायर्ड सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द फॉरेन एक्सचेंज प्रोविजंस इन फोर्स एट द टाइम। तो जो भी फॉरेन एक्सचेंज का प्रोविजन है उसके हिसाब से अगर आप प्रॉपर्टी एक्वायर करो तो वो भी वैलिड है। मतलब पॉइंट वन में हमने समझा दिया गिफ्ट और इनहेरिटेंस से कब आ सकता है। सेकेंड पॉइंट में लिख सकते थे कि रेसिडेंट कैन परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया आउट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज हेल्ड इन रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। आरएफसी अकाउंट से भी आप इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो। A resident can acquire immovable property outside India। थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते थे कि a resident acquire immovable property outside India jointly with a relative who is a person resident outside India provided there is no outflow of funds from India। So if there is no outflow तो RBI को कोई objection नहीं है that you are acquiring a property outside India। Okay, so question simple था, students ने आंसर काफी अच्छे लिखे होंगे, उम्मीद वही करता हूँ, because it was not that tough। Okay, then क्वेश्चन 2A, यहाँ पे क्वेश्चन ये था, इन विच केसेस सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी रिजर्व बैंक्स डायरेक्शंस 2016 शैल अप्लाई टू द नॉन बैंकिंग कंपनी। यहाँ पे मेरे को कई स्टूडेंट्स का फीडबैक ये मिला कि सर मुझे लगता है ये पेपर ओल्ड मॉड्यूल से बनाया गया है, क्योंकि न्यू मॉड्यूल में ये वाला कंसेप्ट नहीं दिखा था, जो अमेंडमेंट्स वाले पार्ट आ रहे थे उसमें नहीं दिखा था। तो ये पेपर सर ये ओल्ड मॉड्यूल से बनाया गया लगता है, हो सकता है, पर इंस्टीट्यूट ने अब ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में ये था कि सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड डिपॉजिट टेकिंग रिजर्व बैंक के डायरेक्शंस के हिसाब से क्या अप्लाई होगा। सी आंसर मेरी तरफ से ऐसा है कि द प्रोविजंस ऑफ एनबीएफसी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी के हिसाब से ये चीजें अप्लाई हो सकती है। एवरी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी विच इज रजिस्टर्ड विद रिजर्व बैंक अंडर द प्रोविजंस ऑफ आरबीआई, उसको ये डायरेक्शंस लगेगा, क्योंकि हमको ये दिखाना था इन विच ऑफ द केसेस ये डायरेक्शंस लगते हैं। देन एवरी नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रजिस्टर्ड विद रिजर्व बैंक अंडर द प्रोविजंस ऑफ आरबीआई, उनको भी ये डायरेक्शंस लगता है। every NBFC factor which is registered with bank under the factoring regulation and having an asset size of 500 crore or above, उसको ये directions लगता है। every infrastructure debt fund, okay, non banking financial company which is registered with reserve bank, उसको भी ये directions लगते हैं। and every non banking financial company micro financial institutions, okay, which is registered with Reserve Bank under the provision having the assets of 500 crore or more, उसको भी ये directions जरूर लगते हैं। Clear? Fine. Now every non-banking financial company infrastructure finance segment में जो आती है, registered with Reserve Bank under the provisions of RBI having an asset of 500 crore or above, उनको भी ये directions लगते हैं। मतलब एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी, एनबीएफसी फैक्टर्स, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, इन सब को ये डायरेक्शंस लगते हैं। तो बेसिकली हमको यही बताना था कि इन सब को ये डायरेक्शंस एप्लीकेबल हो सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? फाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 2B था। 2B में इन्होंने क्वेश्चंस को 4 पार्ट में डिवाइड करके एक एक मार्क के लिए पूछा था। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूजेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। तो इस बार रिजर्व बैंक से 2 क्वेश्चंस आए हुए थे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पीछे की तरफ मैंने आपको पूरा चार्ट दिया है लास्ट में बताने के लिए कि ओवरऑल चैप्टर का वेटेज क्या था। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है वो पूछा था। स्टूडेंट्स इसको हैंडल कर पाए होंगे, अप एंड डाउन थोड़ा बहुत होगा लेकिन फिर भी आई बिलीव हैंडल कर लिया होगा। द एवरेज डेली बैलेंस दैट अ बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, क्योंकि कैश की बात हो रही है तो हम लोग डेली बैलेंस की बात करेंगे विद रिजर्व बैंक एज अ शेयर ऑफ सच परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड एज टाइम लाइबिलिटीज दैट रिजर्व बैंक में नोटिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, सो ये CRR एक तरह का बैलेंस है जो बैंक को मेंटेन करना पड़ता है as per the directions of Reserve Bank. Okay, and it is a percentage of net demand and time liabilities. SLR की बात करें, statutory liquidity ratio पूछा था। Well, the share of net demand and time liabilities that a bank is required to maintain its safe and liquid assets बोल सकते हैं, such as unencumbered government securities, cash and gold. Changes in SLR often influences the availability of resources in the banking segment of the private sector. तो इस तरीके से ये हो गया SLR का आंसर। दैट इज हाउ यू कुड हैव स्ट्रक्चर्ड। कई स्टूडेंट्स मैंने ऑब्जर्व किया, कई लोगों ने बोला सर हम अपने ओन वर्ड्स में लिख के आएंगे। होप आपने ओन वर्ड्स में भले लिखा हो लेकिन अपना ओन लॉ नहीं लिख दिया हो, चीजों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स इस बेसिक चीज में भी मिस्टेक कर जाते हैं और नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी जैसा वर्ड या कुछ चीजें भूल जाते हैं, जिसके वजह से फिर वो एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स पाते हैं। फाइन। रिजर्व दैट इज रिपो रेट्स की बात हो रही है, तो रिवर्स रिपो रेट्स एंड रिपो रेट्स क्या था? तो द रिपो रेट्स होता ही एक फिक्स इंटरेस्ट है, द फिक्स इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक एब्सॉर्ब्स द लिक्विडिटी, okay, on an overnight basis from the banks, suggesting a collateral of eligible government security under the liquidity adjustment facility is a reverse repo rate. Okay, ये सिंपल सा टर्म था, ये भी आपने पढ़ा ही था। एंड रिपो रेट की जहां तक बात करूं तो फिक्स इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक प्रोवाइड्स ओवरनाइट लिक्विडिटी टू द बैंक्स अगेंस्ट द कोलैटरल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, वो हो गया रिपो रेट के बारे में बताना। ठीक है, 2C क्वेश्चन था, होप कुछ स्टूडेंट्स ने अटेंड किया ही होगा। स्टेट द ऑब्लिगेशंस ऑफ इंडियन पर्संस हु हैज मेड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया अंडर द फेमा। ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑब्लिगेशन बतानी थी कि अगर आप एक इंडियन हो और आप इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आपको क्या क्या ऑब्लिगेशंस मीट करनी है। ओके, फेमस चैप्टर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आउटसाइड इंडिया से था। इंडियन पार्टी हैज टू कंप्लाई that has made direct investments outside India is required to comply with following। तो क्या क्या चीजें यहाँ पे कंप्लाई करनी थी? एक, जब आप इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करते हो तो शेयर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, तो रिसीव अ शेयर सर्टिफिकेट और एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन जॉइंट वेंचर्स और होली ओन्ड सब्सिडरी। तो अगर आप इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये मिलना ही चाहिए, दैट इज शेयर सर्टिफिकेट्स for investments in joint venture wholly owned subsidiary as an evidence of the investments and submit the same to the designate authorized dealer। बराबर। Then repatriate to India all the dues receivables from the foreign JV wholly owned subsidiary like the dividend, royalty, technical fees। तो जो भी आपको इंडिया के बाहर से मिल रहा है उसका repatriation होना चाहिए। And you have to submit to Reserve Bank of India through designated authorized dealer every year एक रिपोर्ट जिसको बोलते हैं एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट इन पार्ट 3 ऑफ फॉर्म ODI in respect of each of the joint venture wholly owned subsidiaries set up outside India by that party। Clear? इसके साथ साथ एक और रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑफ द डिटेल्स ऑफ द डिसीजंस which is taken by the JV regarding what diversification of activities or setting up down of subsidiaries or any kind of alteration in the holding pattern within 30 days of the approval of those decisions with the competent authorities in terms of the local laws of the host country। तो ये डिसीजन भी आपको बताना ही होता है कि क्या क्या डिसीजन लिया गया है और क्या यहाँ पे स्टैंड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपको ये भी बताना रहता है कि इंडिया के बाहर अगर कोई भी सब्सटैंशियल चेंज उस जेवी और होली ओन्ड सब्सिडरी में आ रहा है तो उसके बारे में क्या डिसीजन लिया गया है। एंड इन केस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट्स ही निकाल रहे हो, सेल प्रोसीड्स of the shares or securities has to be repatriated, yes, has to be repatriated immediately to India। so उसका repatriation इंडिया में होना बहुत जरूरी है, तो this has to be
repatriated to India, okay, clear, कितने दिन में, तो not later than 90 days from the date of the sale of the shares or security, and the documentary evidence to this effect has to be submitted to the Reserve Bank through the designated authorized dealer, बराबर. And lastly हम submit ये लिख सकते हैं, submit an annual performance report in ODI part 3 by 30th of June every year in respect of joint venture or wholly owned subsidiary outside India, okay, which has been set up by Indian party or resident. तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इस 6 पॉइंट्स में आपने अच्छे से आंसर स्ट्रक्चर कर दिया है. ओके, होप आपने इस पॉइंट्स का ध्यान रखा हो आंसर लिखते समय. ठीक है, अब मैं आता हूं 2D के ऊपर. डिस्कस वेरियस मोड्स ऑफ पेमेंट अलाउड अंडर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया. एफडीआई करने के अलग अलग मोड्स क्या हो सकते हैं. इस आंसर में हम ये लिख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स कैन बी मेड बाय नॉन रेसिडेंट्स इन इक्विटी शेयर्स और fully compulsory and mandatorily convertible debentures, that is another mode. Then fully compulsory mandatorily convertible preference shares could be one of the mode of an Indian company through an automatic route or the government route. तो आपने briefly समझा दिया कि ये एक मोड हो सकता है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो. And the Indian party having received the FDI either under the automatic route or under the government route is required to comply with the provisions of FDI, okay, and reporting to FDI to the Reserve Bank. अब कई बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर 4 मार्क के लिए इतना छोटा वाला एक पेज जितना आंसर या आधे पेज जितना आंसर भी चल जाएगा. देखो, आंसर की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मतलब आपने लिखा क्या है, उसका कंटेंट क्या है, वो इंपॉर्टेंट है. याद रखना, कोई भी एग्जामिनर स्केल लेके नहीं बैठता कि आपके आंसर का मेजरमेंट कितना है. मार्क्स आपके कंटेंट यानी क्या आपने लिखा है उसके बेसिस पे दिए जाते हैं. तो अगर आपने आंसर टू द पॉइंट टू द क्वेश्चन लिखा है तो उसके लिए आपको मार्क्स दिए जाएंगे. ठीक है, सो रिमेंबर इट्स नॉट द लेंथ ऑफ द आंसर, इट्स द कंटेंट ऑफ द आंसर. कभी कभी कम मार्क के लिए भी ज्यादा कंटेंट लिखना पड़ जाता है, होता है. अभी इसी पेपर में आप पीछे भी देखना, कम मार्क के लिए भी ज्यादा कंटेंट लिखना पड़ जाता है. ओके, देन क्वेश्चन 2E की बात करो. एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर रेजिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स अंडर द अप्रूवल रूट बाय आरबीआई. तो क्या चीजों का ध्यान रखना है. वेल, द प्रोसीजर फॉर रेजिंग ईसीबी अंडर द अप्रूवल रूट में ये ध्यान रखना था कि the borrower is required to approach RBI through the authorized dealer bank with an application in the prescribed form for examination. Secondly, ECB proposal received in Reserve Bank above certain threshold limits. Okay, जो आप लोगों ने ECB में देखी भी होगी, there is a certain threshold limits are placed before the empowered committee by the Reserve Bank. Clear? अब ECB के ये डायरेक्शंस को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया क्योंकि रूल्स चेंज हो गए, ट्रैक्स ओपन कर दिए गए हैं. इजीली बारिंग द नेगेटिव लिस्ट ECB आप रेज कर सकते हो एंड देयर आर सर्टेन स्ट्रिंजेंसीज जो इंपोज की गई है. बाकी इतना ECB अभी स्ट्रक्चर्ड में इतना अप्रूवल रूट में अटकता नहीं. ओके, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ. एंड द रिजर्व बैंक टेक्स अ फाइनल डिसीजन टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द एम्पावर्ड कमिटी. And such cases are reviewed keeping in view the original guidelines, macroeconomic situations, and the merits of the specific proposals. तो ये हो गया ब्यूटीफुली, हमने टाइटल दे दिया, 4 पॉइंट्स पे आंसर खत्म. ओके, अगर किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन 2 की जगह पे 2A अटेंड किया हो तो 2A के कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे. एक्सप्लेन ब्रीफली द स्कोप एंड प्रोसीजर फॉर कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर द फेमा. तो फेमा में कंपाउंडिंग करना, उसका सिर्फ स्कोप एंड प्रोसीजर पूछा गया. ठीक है, हम पहले थोड़ा कॉन्ट्रवेंशन समझा देते. कॉन्ट्रवेंशन इज अ ब्रीच ऑफ द प्रोविजंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड नोटिफिकेशंस इशूड बाय दैट अथॉरिटी. अब कंपाउंडिंग क्या होता है. कंपाउंडिंग एक तरह का सेटलमेंट होता है जहां पे आप अपना रॉन्ग डन या मिसकंडक्ट एडमिट करते हो. सो कंपाउंडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ वॉलंटरी एडमिटिंग दैट कॉन्ट्रवेंशन, प्लीडिंग गिल्टी एंड सीकिंग अ रिड्रेस. ये हो गया कंपाउंडिंग. और अब आप समझा देते हो व्हाट इज द स्कोप एंड व्हाट इज द प्रोसीजर के हिसाब से. द स्कोप एंड प्रोसीजर फॉर कंपाउंडिंग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के हिसाब से तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन for compounding, the Reserve Bank shall examine the application based on the documents and submission made in the application and the assets where the contravention is quantifiable and if so the amount of contravention. तो हम ये बता सकते हैं कि रिजर्व बैंक ये देखेगी कि कंपाउंडिंग के लिए आपने प्रॉपर एप्लीकेशन की है और ऑफेंस क्वांटिफाइबल है या नॉन क्वांटिफाइबल. ओके, फिर हम ये बता सकते हैं द कंपाउंडिंग अथॉरिटी मे कॉल फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, record any other documents relevant for the compounding and proceedings, and in case the contravenor
that is जिसने contravention किया, contravenor fails to submit the additional information within the time specified, then the application will be eligible for rejection. So they can call for additional information और additional information नहीं दिया तो application reject भी हो सकती है. The following factors which are only indicative in nature, remember they are only indicative in nature, may be taken into consideration for the purpose of passing compounding orders and adjudging the quantum of such payment of which the contravention has to be compounded. तो किस कॉन्ट्रवेंशन का क्या कंपाउंडिंग है और कितना होना चाहिए वो चीजें यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे और वही चीजें स्कोप पे एप्लीकेशन बता दिया. अब क्या क्या स्कोप वो देखेंगे. द अमाउंट ऑफ गेन ऑफ अनफेयर एडवांटेज वेदर क्वांटिफाइबल और नॉट क्वांटिफाइबल, तो कितना सामने वाले को फायदा हुआ है इस कॉन्ट्रवेंशन से. देन द अमाउंट ऑफ लॉस कॉज टू एनी अथॉरिटी एजेंसी और एक्सचेकर, कितना नुकसान हुआ है. एंड द इकोनॉमिक बेनिफिट्स अक्रूइंग टू द कॉन्ट्रवेनर फ्रॉम द डिलेड कंप्लायंस, जितना टाइम उसने डिले किया उतने टाइम में उसको कितना फायदा हुआ ये भी चेक किया जाएगा व्हाइल इम्पोजिंग द पेनल्टी. ओके, एंड द रिपीटेटिव नेचर ऑफ द कॉन्ट्रवेंशन, ओके, एंड द ट्रैक रिकॉर्ड एंड द हिस्ट्री ऑफ नॉन कंप्लायंस, क्या ये बार बार ऑफेंस करता है, हैबिचुअल ऑफेंडर है या एक आध बार कभी हुआ है. एंड द कॉन्ट्रवेनर्स कंडक्ट इन कंडक्टिंग द ट्रांजैक्शन एंड द डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट्स इन द एप्लीकेशन एंड सबमिशन ड्यूरिंग द पर्सनल एक्ट, तो ये क्या ये कंप्लीट डिटेल्स देता है, क्या चीजों को छुपा रहा है, ये सारे फैक्टर्स देखे जाएंगे बिफोर इम्पोजिंग एनी काइंड ऑफ पेनल्टी. तो ये 2A का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बन गया. ओके, 2A का सेकंड क्वेश्चन का आंसर ऐसे था, पूछा यह गया था एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट विच इज प्रोहिबिटेड अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर एंड हाउ कैन दोज आइटम्स बी इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट. अगर कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट प्रोहिबिटेड किया गया तो उसको हम कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन थोड़े स्टूडेंट्स के लिए काफी ट्रिकी था, मुझे लगता है कई स्टूडेंट्स ने शायद छोड़ भी दिया हो क्योंकि सर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में हर स्टूडेंट्स का एक फ्री हैंड नहीं है, जो टेक्निकलिटीज को नहीं समझ पाते या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कभी शायद सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हो तो इसमें ये अटक जाते हैं. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर अगर स्ट्रक्चर करना है तो मैंने इस तरीके से किया कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स प्रोहिबिट्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट of arms, ammunition, hazardous waste, chemical and other items as prohibited by the department. That is Department of Industry, Policy and Promotion की तरफ से जो भी prohibited है वो जाता है. DGFT डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की तरफ से नोटिफिकेशन आता भी है. ठीक है, क्लियर. अब अगर मुझे वो prohibited items import करने हैं जिसको बोलते हैं importability and exportability of items prohibited, restricted and state trading enterprises, तो इसके क्या क्या चीजें हैं. Now firstly, no export and import of an item shall be allowed under the advance authorization or duty free authorization scheme. मतलब आपको फ्रीली एडवांस में ये अप्रूवल मिल जाएगा या ड्यूटी फ्री में प्रोहिबिटेड आइटम्स का ऐसा कोई अप्रूवल नहीं मिलता है. दैट इज द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर. ओके, सेकेंडली आपको यहाँ पे याद रखना है आइटम्स व्हिच आर रिजर्व फॉर इंपोर्ट्स बाय द एसटी स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस के हिसाब से कैन नॉट बी इंपोर्टेड अगेंस्ट एडवांस ऑथराइज. वहां पे स्टेट का अप्रूवल लेके ही आप इंपोर्ट कर सकते हो बिना वैलिडेशन, जिसको इनवैलिडेशन लेटर्स बोलते हैं, बिना वैलिडेशन लेटर्स के आप इंपोर्ट नहीं कर सकते. Then items which are reserved for export by ST can be exported under the advance authorization or duty free only after obtaining no objection. तो जो state trading enterprises है, ओके, जैसे यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस. आप समझ जाए, जो स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस है वो अगर एक्सपोर्ट भी करना चाहे तो नो ऑब्जेक्शन के बिना एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकती क्योंकि वो प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स है. क्लियर. Import of the restricted items shall be allowed under the authorization, advance authorization और DIFA. एक बार स्टेट ट्रेडिंग ऑथराइजेशन अप्रूवल दे दिया है तो फिर अलाउ कर सकते हैं. एंड एक्सपोर्ट ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स, स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स जिसको SCO MET बोलते हैं, shall be subject to all the conditionality and requirements of export authorization. मतलब with authorization you can conduct the export. तो ये था क्वेश्चन 2A का 2. जिसने अटेंड किया है उसको पता चल गया होगा कि ये आंसर क्या हो सकता था. ठीक है, 2A का 3. ओके, हाँ, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि सर MEIS स्कीम तो अभी डिसकंटिन्यू की है. यस, वो रिमिशन स्कीम डाली गई है, डिसकंटिन्यू की है. दैट इज द लेटेस्ट स्टेप जो शायद आने वाले पेपर में पूछा जाएगा, पर ये पेपर होते हुए MEIS सस्टेन कर रही थी. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ द आइटम्स व्हिच आर नॉट एलिजिबल फॉर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको बतानी जो एलिजिबल नहीं है. यहाँ पे फॉलोइंग एक्सपोर्ट आइटम्स आर इनएलिजिबल फॉर ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट एंटाइटलमेंट्स. वो MEIS से इनएलिजिबल क्या क्या है,
यहाँ पे जैसे EOU, ESTP, BTP who are availing direct tax exemptions, उनको ये स्कीम का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सप्लाईज मेड फ्रॉम DTA टू SEZ, उनको भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। एक्सपोर्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स कवर्ड, इनको भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा बिकॉज आप इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर रहे हो, इसमें कोई फायदा नहीं होगा। एक्सपोर्ट थ्रू ट्रांसशिपमेंट, मीनिंग देयर बाय एक्सपोर्ट्स ओरिजिनेटिंग इन द थर्ड कंट्री बाय ट्रांसशिप्स, तो शिप टू शिप ट्रांसफर हाई सी सेल्स की तरह है, तो इसके अंदर भी आपको MEIS का कोई बेनिफिट दिया नहीं गया था। डीम एक्सपोर्ट्स में भी कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि दैट वाज एन एक्सपोर्ट जस्ट टू अ DTA सेंटर, and all those SEZ, EOU, ESTP products exported through DTA units, उसमें भी तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि DTA के अंदर पूरा टैक्सेस लग जाते हैं। आइटम्स विच आर रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड, उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर्विस एक्सपोर्ट्स, डेफिनेटली सर्विस एक्सपोर्ट्स SEIS में कवर होता है, इस पे MEIS में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड रेड सेंडर्स एंड बीच सेंड, ओके, ये एक तरीका होता है एक्सपोर्ट्स का जो आई बिलीव अगर आप कस्टम्स पढ़ोगे तो यहाँ पे आता भी है। एक तरीका होता है जहाँ पे एक्सपोर्ट्स को लिमिटेड स्कोप में रखा जाता है और इसके बाहर नहीं जाने दिया जाता है। सो दैट्स काइंड ऑफ अप्रोच इज कॉल्ड रेड सेंडर्स एंड बीच सेंड अप्रोच। वो इसमें MEIS का बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। आपने जैसे फ्री ट्रेडिंग जोन देखा होगा, उसी तरीके का ये जोन्स होते हैं। ओके, देन आगे और भी कई आइटम्स है जिसमें एक्सपोर्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपके ऊपर है, सारे आइटम्स लिखना चाहो, मैंने अपने आंसर में सारे लिख दिए ताकि एक ओवरव्यू मिल जाए। आप मार्क्स के हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते थे। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स विच आर सब्जेक्ट टू मिनिमम एक्सपोर्ट ड्यूटी और वो सब में भी MEIS का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डायमंड, सिल्वर, प्लैटिनम, प्रेशियस मेटल के एक्सपोर्ट्स में भी MEIS का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स ऑफ ऑल टाइप्स, उसमें भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड सीरियल्स ऑफ ऑल टाइप्स, उसमें भी कोई बेनिफिट किसी को नहीं दिया जाएगा। शुगर ऑफ ऑल टाइप्स, उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं है। क्रूड पेट्रोलियम ऑयल्स, प्राइमरी एंड बेस प्रोडक्ट्स फॉर ऑल फॉर्मुलेशंस, उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। एक्सपोर्ट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में भी कोई बेनिफिट नहीं है। एक्सपोर्ट ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स में भी कोई बेनिफिट नहीं है। प्रोडक्ट्स वेयर प्रेशियस मेटल्स लाइक डायमंड्स आर यूज्ड, उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं है। एंड एक्सपोर्ट मेड बाय यूनिट्स इन फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन्स, उसमें भी। तो आप ओवरऑल देख सकते हो इसमें आपको, अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा हो तो आप कम से कम 6 से 7 पॉइंट्स तो अच्छे से लिख के आ ही सकते थे। ओके फाइन, जिसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसको आइडिया मिल गया होगा क्या क्या आंसर में लिखना था। ये था 2A का थर्ड वाला पार्ट। अब 2A का फोर्थ वाला पार्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। डिस्कस द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर प्रोहिबिटेड अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस LRS में क्या थे? मतलब इस बार लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम से 2 क्वेश्चन आ गए थे। ओके, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स, मतलब ये जो स्टूडेंट्स ने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस वगैरह अच्छे से पढ़ा है उनके लिए केक हुआ था, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए सैड था। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रोमिनेंट क्वेश्चंस है, तो आप बराबर से सारा आंसर टू द पॉइंट लिख के आओगे या एज मच एज पॉसिबल। तो यहाँ पे रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स, रेमिटेंस आउट ऑफ रेसिंग राइडिंग, ओके, देन इंटरेस्ट इनकम आउट ऑफ NRSR अकाउंट, then purchase of lottery tickets and banned magazines, commission on exports towards equity investment in joint venture wholly owned subsidiary of Indian company abroad, then payment of commission of rupee street credit route except 10% on invoice value of tea and tobacco and callback service। तो ये देखो आंसर कोई बहुत बड़ा नहीं था, इट कैन बी मैनेज और आपको सिर्फ उसको मैनेज करना था। ओके, एंड 2A का फिफ्थ वाला, 2A का फिफ्थ वाला था वो डिस्कस द फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट में ये जो वर्ड अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी एक्चुअली SEZ अथॉरिटी की बात होगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी की बात होगी। सो सेक्शन 34 पिक्चर में आता है। तो सेक्शन 34 कास्ट ड्यूटी अपॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी अ ड्यूटी टू अंडरटेक सच मेजर्स एज इट थिंक्स फिट फॉर द डेवलपमेंट, ऑपरेशंस, मैनेजमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ओके, तो SEZ अथॉरिटी को पूरा SEZ को मैनेज करना है, डेवलप करना है। तो ये कंसेप्ट पहले डेवलपमेंट कमिश्नर करता था, धीरे धीरे गवर्नमेंट एक अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करने की बात करती है। The development of the infrastructure in the special economic zone, promoting exports of special economic zones, reviewing the functions and the performance of the special economic zones, levy of user and service charges and fees for rent of the properties, and performing such other functions as may be prescribed। तो इस तरीके से क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 2A में से कोई भी एक आपको सिलेक्ट करना था और उसके आंसर लिखने थे। अब क्या आंसर्स लिखे हैं वो आप जानते हो, मैंने अपने मॉडल आंसर दिखाए। होप आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा कि मार्क्स
आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब एक पार्ट जो आपकी यू कैन से इस पेपर में जिंदगी थी, वो पार्ट था कंपटीशन एक्ट का। तो कंपटीशन एक्ट में क्या क्या चीजें आपने ध्यान रखी है कि नहीं, क्या क्या चीजों को आपने फॉलो किया है कि नहीं, वो सारी चीजें यहाँ पे अपने को बताएं। तो होप आपने इसको अच्छे से बताया होगा, क्योंकि ये एक्ट आपका लाइफ सेविंग एक्ट हो सकता था, ठीक है। इसमें क्वेश्चन 3A में क्या पूछा था? क्वेश्चन 3A में पूछा था डिस्क्राइब द जुरिसडिक्शन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टू इंक्वायर एंड पास ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स taking place outside India which are likely to have appreciable adverse effect on competition. Okay? Indirectly, अगर आपको याद होता है तो सेक्शन 32 के बारे में पूछ रहे हैं, that is acts which is done outside India का। So section 32 extends the jurisdiction of Competition Commission of India to inquire and pass orders in accordance with the provisions of Competition Act. Okay? And to all the agreements or dominant positions or any kind of combinations. इसमें ये आंसर में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी थी, कहाँ पे jurisdiction आ सकता है और अगर क्यों आ सकता है। If the agreement referred in section 3 has been entered outside India, तो अगर एग्रीमेंट इंडिया के बाहर हुआ तो सीसीआई का jurisdiction, a party to such agreement is outside India. अगर सेक्शन 3 वाली पार्टी आउटसाइड इंडिया में और कंपटीशन इंडिया में अफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि an appreciable adverse effect in the relevant market in India. तो कंपटीशन इंडिया में अफेक्ट होना चाहिए, तो फिर पार्टी कहीं पे भी हो, कंपटीशन कमीशन एक तरह से जुरिसडिक्शन रखता है। ओके, उसी तरह एंटरप्राइज अब्यूजिंग द डोमिनेंट पोजीशन इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, पर इंडिया में अफेक्ट हो रहा है तो जुरिसडिक्शन है। कॉम्बिनेशन हैज टेकन प्लेस आउटसाइड इंडिया और पार्टी टू द कॉम्बिनेशन इज आउटसाइड इंडिया। ओके, एनी अदर मैटर और प्रैक्टिस और एक्शन अराइजिंग आउट ऑफ सच एग्रीमेंट और डोमिनेंट पोजीशन और कॉम्बिनेशन इज आउटसाइड। तो इस तरीके से आपका आंसर स्ट्रक्चर हो गया कि सीसीआई का जुरिसडिक्शन इंडिया के बाहर कौन से सिचुएशंस में जा सकता है। The above clearly demonstrate that the act which is taking place outside India but having an effect on the competition in India will be subject to the jurisdiction of the Commission, and the Competition Commission will have the jurisdiction even if both the parties to the agreement are outside India, but only if the agreement dominant position of combination is entered into by them has appreciable adverse effect in India. मतलब आप कंक्लूजन में ये बात क्लियरली लिख के आओगे कि ऊपर वाला जो दिया गया पॉइंट्स है उसके जुरिसडिक्शन इंडिया की तरफ तब आते हैं जब कंपटीशन का एडवर्स इफेक्ट इंडिया की तरफ दिखता है, बराबर। बस ये पॉइंट्स डिस्कस करने थे, होप आपने किए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्कस द फंक्शंस एंड द पावर्स ऑफ डायरेक्टर जनरल अंडर द कंपटीशन एक्ट। तो फंक्शंस एंड पावर्स सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का। 3B, Director General, in order to effectively discharge his functions, has given the same powers as conferred in the Competition Commission of India while trying suit in respect of following matters. तो क्या क्या powers हो गए? Summoning and enforcing the attendance of any person in examining or vote. कई स्टूडेंट्स का मुझे रिमार्क याद आता है, अरे हाँ सर ऐसा ही कुछ था। ठीक है, अगर आपने ये लिख के आए हो वेरी गुड, नहीं भी लिखा है तो क्या लिखा है उसके बेसिस पे एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। Requiring the discovery and production of documents, receiving evidence on affidavits, issuing commission for examinations, and subject to the provisions of 123 of or 124 of Indian Evidence, requesting any public documents or any kind of records or such copy thereof. And this power includes search and seizure of any kind of records. मतलब ये आपको ब्रीफली पास डिस्कस करने थे, फंक्शंस डिस्कस करने थे डायरेक्टर जनरल के। ओके, सिर्फ 3 मार्क का ही था तो कोई बहुत बड़ा आंसर लिखने की जरूरत तो नहीं थी, तो इतना सही लिख देते तो भी काम हो जाता। क्लियर, फाइन। व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन एक्ट? अगेन 3 मार्क का था, छोटा सा था, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये प्रीएम्बल में छुपा होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव उसका पर्पस वहीं पे था। द पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज स्टेटेड इन द प्रीएम्बल ऑफ कंपटीशन एक्ट। बिकॉज मुझे याद आता है कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर ये ऑब्जेक्टिव कहाँ लिखा है, मैं तो एमआरटीपी का ऑब्जेक्टिव लिखा है। तो ये कंफ्यूज अपने आप को प्लीज मत कीजिए, नोट्स में हमारे तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव दिया ही हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव प्रीएम्बल में ही छुपा था। सो एक्ट टू प्रोवाइड कीपिंग इन व्यू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और उसके प्रीएम्बल को डिस्कस कर रहा था फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमीशन टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट, टू प्रमोट एंड सस्टेन competition in the market, to protect the interest of the consumers, to ensure freedom of trade carried on by the other participants, and for matters connected therewith and incidental.
तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते थे कि कॉम्पिटिशन एक्ट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। अब आता हूँ प्रीडेटरी प्राइसिंग का क्वेश्चन आया था और काफी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देख के शायद खुश हो गए होंगे क्योंकि ये बहुत सिंपल अच्छा कंसेप्ट है एक्सप्लेन करने के लिए। 3 मार्क्स के लिए था predatory pricing defined as a sale of goods or provision of service at a price which is below the cost as may be determined by the regulations of production or provision of service with a view to reduce the competition or eliminate the competitors। तो अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ सर्विस से भी कम के प्राइस में बेच रहे हो तो आप प्रीडेटरी प्राइसिंग कर रहे हैं। Thus two conditions precedent selling of goods and provision of service at a price which is below the cost of production and the practice is restored to eliminate the competitors। प्रीडेटरी प्राइसिंग ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए बस काम बन जाता है, कंपटीशन कमीशन एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाती है। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स अंडर द कॉम्पिटिशन? ये अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, होप हैंडल किया होगा अच्छे से बिकॉज कॉम्पिटिशन एक्ट को लूजली नहीं ले सकते थे। So anti-competitive agreement is an agreement having appreciable adverse effect on competition। Anti-competitive agreements include but not limited to और इस तरीके से आप explain कर सकते थे, that is agreement limited to production and supply, agreement to allocate markets, agreement to fix prices, bid rigging, collusive biddings, conditional purchase and sale that is tie-in agreement, exclusive distribution, resale price and refusal। तो ये हो गया anti-competitive agreement का small सा part, okay? क्लियर, अपने नोट्स में याद आता है, मैंने बोला था इतना सा पार्ट है, ध्यान रखना। ओके, अब आता हूं 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, क्वेश्चन 4A डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर जनरल अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट इफ अ पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विदाउट रीजनेबल कॉज विद द डायरेक्शंस गिवन बाय कमीशन और डायरेक्टर जनरल, व्हाट पनिशमेंट अंडर द कॉम्पिटिशन। याद रखना इस क्वेश्चन को एज अ होल पढ़ना था। पहले सर मैं ड्यूटीज का आंसर लिखूं, व्हाट आर द ड्यूटीज जो मैं ऊपर फंक्शंस में से घुमा दूं और फिर यहाँ पे आंसर लिखो, नहीं ऐसा नहीं था। ये जो ड्यूटी डिस्कस करनी थी ये ड्यूटी इन रिस्पेक्ट टू दी अदर, दैट इज इफ अ पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस, उसके बारे में थी। तो यहाँ पे ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर जनरल में द कॉम्पिटिशन एक्ट इट प्रोवाइड्स द डायरेक्टर जनरल इज डायरेक्टेड बाय द कमीशन, ये उसकी ड्यूटी है टू असिस्ट द कमीशन इन इन्वेस्टिगेशन इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अगर कहीं पे भी कॉम्पिटिशन एक्ट का वायलेशन हो तो डायरेक्टर जनरल उसके ऊपर इंस्पेक्शन कर सकता है ऑन द डायरेक्शंस ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। द डायरेक्टर जनरल इज बाउंड टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस एंड रेंडर द रिक्विजिट सर्विसेज। बराबर, पेनल्टी ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द डायरेक्टर जनरल, इसमें क्या होगा? वेल, सेक्शन 43 प्रोवाइड्स दैट इफ अ पर्सन इफ ही फेल्स टू प्रोवाइड विद रीजनेबल कॉस्ट विद द डायरेक्शंस गिवन बाय द कमीशन or the Director General while exercising his powers, such person shall be punishable with fine which may extend to 1 lakh rupees for each day। ये हम पेनल्टी की बात डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पूछा था व्हाट इज द पनिशमेंट, तो अपने ऊपर ड्यूटी बना दी। ड्यूटी बहुत फ्रेमवर्क में थी कि कंपटीशन कमीशन के ऑर्डर्स को, डायरेक्शंस को कंप्लाई करना, और अगर वो फेल करते हैं तो उसके लिए ये पेनल्टी आएगी। ओके, एंड ड्यूरिंग सच फेलियर ही कंटिन्यूज टू मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ 1 करोड़। सी इतनी सी बात थी, बस इतना सा ही एक्सप्लेन करना था। ठीक है, क्वेश्चन 4B मैं नहीं जानता कितनों ने अटेम्प्ट किया है, पर अगर किया है तो बहुत अच्छा होगा। ओके, क्वेश्चन एज सच कोई टफ नहीं था और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर थोड़ा स्मार्टली अगर हैंडल करते तो हो जाता। एलिट क्लब इज अ क्लब ऑफ 8 इंडियन बैंक्स। ठीक है, द क्लब कवर्स इंटायर इंडियन टेरिटरी फॉर द ऑपरेशंस एंड डीलिंग्स। बाय द वे, कंपटीशन में इस बार पहली बार एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आया। अभी तक पिछले पेपर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ रहे थे, जिससे क्लियर इंडिकेशन है जून 21 के लिए कि अब कंपटीशन में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन या केस बेस्ड क्वेश्चन जिसे बोलते हैं उसकी तैयारी रखना। इस बार 5 मार्क का आया, हो सकता है आने वाले क्वेश्चन में वो 10 मार्क भी हो जाए। ठीक है, तो उसकी तैयारी रखना बिकॉज एग्जामिनर ने पेपर में केस बेस्ड या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछना शुरू किया है। ठीक है, द क्लब covered entire India with a view of fixing the rates of the deposit, lending and other rates on the banking facilities. The club covered all the banking products and services for the private households, including commercial customers, as well as fees consumers have to pay for certain services. The club also provides services for money transfer and export financing. One of the customer of a bank, which is a member of the club, made a complaint against the club regarding the cartel of competition. Examine the validity. Actually,
ऐसा एक सिचुएशन, ऐसा एक केस हुआ भी था जिसमें कंपटीशन कमीशन ने सुओ मोटो, यस, इंफॉर्मेशन मिलने के बाद सुओ मोटो बैंकिंग सेक्टर्स के जो पीएसयू बैंक्स है उनके ऊपर एक पूरा इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवाया था। सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट के एसबीआई के ऊपर बोलते, एसोसिएटेड बैंक्स एसोसिएशन इन रे केस हुआ था यूनियन ऑफ इंडिया, सीसीआई ने उस पर इन्वेस्टिगेशन करवाया था ये जानने के लिए कि क्या वो लोग कार्टेल प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन मिलने के बाद उन्होंने ये स्टेप्स लिए गए थे। सो यहाँ पर सिमिलर सिचुएशन दिखती हुई दिख रही है। ओके, चलो आंसर लिखने के लिए कार्टेल पूछा है तो पहले कार्टेल समझा देते। कार्टेल इंक्लूड एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, sellers, distributors, traders, service provider who by agreement amongst themselves control, limit or attempt to control the production, supply, distribution, sale of price of trading goods and provision of service। ये आपने कार्टेल का डेफिनेशन समझा दिया। ओके, फिर आप समझा सकते हो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया will have regard to the following factors while determining cartels have appreciable adverse effect। क्योंकि कार्टेल बाय itself होने से काम नहीं होता, क्या उसका एडवर्स इफेक्ट हुआ है रेलेवेंट मार्केट पे, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। एडवर्स इफेक्ट लाइक क्रिएशन ऑफ बैरियर्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, ये पढ़ा हुआ है ना, देन ड्राइविंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स और foreclosure of competition by hindering entry into the markets, accrual of benefits to the consumers, improvements in production, distribution or services और promotion of technical, scientific, economic developments। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते थे। फिर आया गिवन केस का एनालिसिस। इन द गिवन केस the elite club of 8 Indian banks covering entire India territory and fixing the rates of the deposits, lending and other rates and banking facility per se cannot be anti-competitive। Exactly, just because वो club है, just because वो इंडिया में साथ में सर्विसेज देते हैं, पर से वो अपने आप में एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकते और पर से भी वो अब्यूज ऑफ डोमिनेंस नहीं बोला जा सकता जब तक एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट के फैक्टर्स सेटिस्फाई नहीं होते। Competition Commission in competitive practices prevailing in the banking sector in Ray 2018 का केस था, widely reported था Economic Times, India Times of India, then दूसरे न्यूज़पेपर्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द बिजनेस, द हिंदू, इसमें आया हुआ है ये केस। इफ यू सर्च इट ऑनलाइन आपको ये मिलेगा, आई बिलीव मिलना चाहिए। तो मेरे को ये याद था, तो इसलिए ये केस काफी फेमस हुआ था क्योंकि बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर ये कवर नहीं होता। तो दैट्स व्हाट द केस वाज। ओके, and there is no cartelization amongst the banks to determine their savings banks interest rate, service stage and no case of contravention, ऐसा उस केस में held किया गया था। Similarly, in the given case, fixing of rates of deposits या lending and other rates on the banking facility or providing money transfer or export facility are not anti-competitive in nature till it has appreciable adverse effect। तो देखो यहाँ पे आप, अगर ये आपको केस याद नहीं भी है, चलो ये वाला पार्ट आपको याद नहीं है, तो भी there is nothing to worry, you just have to say कि कार्टेल क्या था, appreciable adverse effect क्या था, और अगर appreciable adverse effect यहाँ पे satisfied नहीं हो रहा तो फिर ये कोई केस नहीं बनता कि एंटी कॉम्पिटिटिव मेजर्स लिए जाए उसके खिलाफ। बस इतनी सी बात थी, क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहीं नहीं दिया था कि वो गलत काम कर रहे, बस इतना था कि वो लोग क्लब है, एसोसिएशन है, तो क्या वो कार्टेल कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर क्लब। ओके, ये डिपेंड करता है, आप अपना आंसर अगर किसी और तरीकों से भी स्ट्रक्चर करके आए तो भी चलेगा। इफ यू आर रिटन यस इट इज अ कार्टेल सेटिस्फाइंग, तो एग्जामिनर के ऊपर है वो क्या मार्क्स देगा। मेरा आंसर इस तरीके से था, सपोर्टिंग साइटेशंस यानी केस मैंने ये लिखा, तो इट्स डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, कोई बात नहीं, बट आई होप आपको समझ में आया किस तरीके का क्वेश्चन। सो पार्ट 2 25 मार्क्स, होप आपने अच्छे से स्कोर किया हो, क्वेश्चन सिंपल थे। अब आता हूं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 के क्या क्या क्वेश्चन थे और क्या क्या चीजें यहाँ पे हैंडल करनी थी। ओके, ये चीज को अपने को समझ। यहाँ पे पार्ट 3 की जहां तक बात करूं, पार्ट 3 काफी हद तक मैनेजेबल, काफी स्टूडेंट्स ने शायद लिखा भी होगा, क्योंकि मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है काफी बार कि स्टूडेंट्स पार्ट 3 की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होते। इस बार पेपर अगर देखा जाए तो पार्ट ए एंड बी वाज रिलेटिवली मैनेजेबल, मतलब क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आराम से मैनेजेबल था, और फिर क्वेश्चन 3 एंड 4। पार्ट बी में कई स्टूडेंट्स कभी कभी टेक्निकल यू कैन से इंट्रिकेसीज मिस कर जाते हैं और उसके वजह से फिर बाद में प्रॉब्लम्स भी फेस होती है। ठीक है, चलो देखते हैं इस बार क्या किया होगा। क्वेश्चन 5 ये था, x gives y property worth 5000 and adds a condition that y should sell the property for 75000 and not below that amount.
This condition will at once becomes invalid for no one will buy the property which is only worth 5,000 for 75,000. बराबर लिखा है. Similarly, X gives property worth 75,000 and stipulates that Y wants to sell the property, he should sell it for 2,000. Oh, decide with the help of decided case law whether the absolute restraint relating to transfer of property. क्या ये absolute restraint है? पढ़ने पे ही मालूम पड़ता है. कहाँ पे आएगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में. कौन से सेक्शन में? सेक्शन 10. एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट्स ऑन अलाइनेशंस. याद आया? तो ये एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट ऑन अलाइनेशंस में आता है. अब इसके अंदर क्या क्या लिख सकते थे, क्या आंसर स्ट्रक्चर हो सकता था? ओके, मैंने आंसर ऐसे स्ट्रक्चर किया है कि सेक्शन 10 के हिसाब से, यानी लॉ के हिसाब से, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से, व्हेन अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, the transferee should not be restrained absolutely from alienating the property. ये law है. And one may give the property to another subject to the condition, but the condition should not be one which is absolutely preventing the transferee from alienating the property. So if somebody is giving you a property, तो ये alienation पे restrictions तो नहीं आनी चाहिए. The condition should not be that way that it is restricting alienation absolutely. बराबर. This gives a case similar to that of Rosher versus Rosher case. एक फेमस केस था जहां पे ये सिमिलर फैक्ट्स थे. ओके, वेयर एक्स गिव्स प्रॉपर्टी वर्थ 5,000 एंड एड्स अ कंडीशन दैट वाई शुड सेल फॉर 75,000. हाँ, वहां पे उस टाइम पे पाउंड्स में लिखा गया था क्योंकि वो ब्रिटिश केस था. बस उस पर फैक्ट्स काफी हद तक सिमिलर ही थे. ठीक है, तो उस फैक्ट्स की सिमिलैरिटी को लिखते हुए हम लोग ये बोल सकते हैं कि सिमिलरली एक्स गिव्स प्रॉपर्टी वर्थ टू वाई फॉर 75,000 and stipulate y wants to sell the property, he should sell it for 2,000. The court held this is an absolute. तो उस केस में कोर्ट ने ये बोला था एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट है. इस केस में भी ये एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट है. और केस लॉ उन्होंने पूछा था साइट करने को, तो रॉशर वर्सेस रॉशर वाज केस दैट यू कुड हैव साइटेड. ओके, मैनेज किया. ओके, हाउ डू यू अंडरस्टैंड बेनामी ट्रांजैक्शन अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शन? ये डेफिनेशन पूछा है, इसलिए मैं बोला पार्ट 3 इस बार थोड़ा टेक्निकल रहा है, क्योंकि जरा जरा चीजों पे अगर आप मिस्टेक कर जाओगे तो यहाँ पे आपके मार्क्स जा सकते हैं. 4 मार्क्स के लिए पूरा डेफिनेशन पूछ डाला है बेनामी ट्रांजैक्शन का. इसका मतलब ड्राफ्टिंग करते समय या डेफिनेशन की राइटिंग लिखते समय आपको कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. ओके, तो लेट्स सी. सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट डिफाइंस बेनामी ट्रांजैक्शन एज, पहले इट्स इज ABCD. तो ए एनी ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट, इसमें 2 पार्ट था और फिर उसके अंदर एक्सेप्ट करके 3 पार्ट. तो यहाँ पे where a property is transferred to or is held by a person and the consideration for such property has been provided or paid by another person, ये बेनामी हुआ. And the property is held for the immediate or future benefit or indirect of the person who has provided the consideration, except, ये था exception, except when the property is held. तो यहाँ पे exception करके आपको लिखना था, that is a कर्ता or a member of HUF as the case may be, and the property is held for the benefit of other person and family members and the consideration has been provided of the known sources. या फिर a person standing in a fiduciary capacity who is owning the property on the behalf of the other person, जैसे director of the company. Towards he stands in the capacity as a trustee, executive partner or director in the company or even a depository participant. या फिर third में लिख सकते हैं any person being an individual in the name of his spouse or name of the child of such individual and the consideration has been provided and paid of the known sources. या फिर any person in the name of his brother, sister or lineal ascendant or descendant or brother of the brother sisters. Okay, lineal ascendant, and the individual appears joint owners in any document. The consideration has been provided or paid from the known sources. ठीक है, फिर मैंने बोला था ABC है, B के अंदर 2 पार्ट में, ये एक्सेप्शन में 4 पार्ट लगा. तो B, any transaction or arrangement in respect of property carried out in the fictitious name, and C may any transaction or arrangement in respect of property where the owner of the property is not aware or denies the knowledge of the property ownership, and D may any transaction or arrangement in respect of any property where the person providing consideration is not traceable. ये आंसर आपने 4 मार्क के लिए स्ट्रक्चर करें. इसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी है, अगर आप लिख के आए हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिखे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने बेनामी ट्रांजैक्शन पूछा था वो डिफाइन कर दिया. क्लियर, समझ में आया? फाइन. तो ये था 5B का. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हैंडल्ड द डेफिनेशन वेल, बट इफ यू हैव, ग्रेट. अब 5C का ये क्वेश्चन था. लेट्स सी 5C का क्वेश्चन क्या था. A shopkeeper sold a packet of pre-packaged chilies which does not bear the declaration required to be made by manufacturer on the pre-packaged commodity.
where the shopkeeper has committed any punishable offense. Okay, तो यहाँ पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट से पूछा गया था कि एक पैकेट है प्री पैकेज कमोडिटी, उस पर डिक्लेरेशन नहीं। डिक्लेरेशन की एक्चुअल रिक्वायरमेंट सेक्शन 18 ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी में आती है। अगर डिक्लेरेशन के बिना बेचा जाए तो उस पर पेनल्टी आती है, वो आपको सेक्शन 36 में मिलेगी। बस तो ये मैनेज करना, उस टाइम पे क्लिक होना बहुत जरूरी है। Section 18 of legal metrology states no person shall manufacture, pack, sell, import, distribute, deliver, offer, expose, or process for sale any pre-packaged commodity unless a package is in the standard quantity or number and bears such declarations and particulars in the manner prescribed. Aya? So in the given case, a shopkeeper sold the packet of the pre-packaged chilies which does not bear the declaration required to be made. बराबर? अब उस पर पेनल्टी कितनी आएगी? तो सेक्शन 36। अब जिसने लीगल मेट्रोलॉजी की पेनल्टी पढ़ी थी बच गया अगर उसने ये सब लिखा है, नहीं पढ़ी थी तो आधा आंसर लिखने के चक्कर में मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, सो सेक्शन 36 के हिसाब से whoever manufactures, packs, imports, sells, distributes, delivers or otherwise transfers, offers, exposes, possess of sale or cause to be sold or distributed, delivered, transferred, offered, exposed for sale pre-packaged commodity which does not conform the declarations of the package shall be punishable with fine of 25,000 rupees. For second offence with a fine which may extend to 50,000 rupees, and for subsequent offence which shall not be less than 50,000 but which may extend to 1 lakh rupees with imprisonment, okay, which may extend to 1 year or both. तो ये पनिशमेंट आ, मतलब दोनों पार्ट थे, एक डिक्लेरेशन का पार्ट और दूसरा पनिशमेंट का पार्ट, वो यहाँ पे लिखना था। 5D का क्वेश्चन था, अमित son absconded. He sent Suresh his servant in search of the boy. When Suresh had left Amit by handbills offered to pay 5,001 to anyone finding the son. Suresh found the son and after coming to know of the offer claimed the amount. Examine the budget. Famous, मतलब it's like typical question of Indian Contract Act. एक बच्चा खो गया, जिसको भेजा गया, और वो फेमस केस ऑफ लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। कई बच्चों को ये केस याद है, कई बच्चों ने फाउंडेशन में पढ़ा था। तो ये फेमस केस, इट वाज लाइक अ मार्क्स ग्रैबर, मतलब अगर आपको 4 में से 4 नहीं मिले हैं तो देयर इज समथिंग व्हिच वाज मिसिंग फ्रॉम इन योर आंसर, ओके, बिकॉज ये तो मार्क्स ग्रैबर था। ओके, so according to Indian Contract Act, for a valid contract the acceptance never precedes an offer. You cannot have an acceptance before the offer, correct? There can be no acceptance of an offer which is not communicated, barabar? Similarly, the performance of the condition of an offer without knowledge of specific offer is no acceptance and therefore does not result in contract. ये भी बात बराबर है। Thus, it was held in Lalman Shukla versus Gauri Dutt का case, famous case law. Okay, Lalman Shukla versus Gauri Dutt ka case, where the servant brought the boy without knowing of this reward, and he was held not entitled to the reward because he did not know the offer and therefore he could not have accepted the offer. In the given case, Suresh did not know the reward and he cannot claim from Amit even though he finds Amit's sons. Barabar? It was like discuss the law, give a relevant case law, and give the conclusion, and you could have scored 4 marks. That's how it was. And it was a case जो लैंड, मतलब ये सेटल केस था। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, इसका आंसर लिखा होगा तो 4 out of 4 निकलना चाहिए। Define and distinguish confiscation and seizure under the essential commodities Act. ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था, अगर आप अच्छे से लिख के आए हो और आप जानते हो आंसर तो आप 4 out of 4 या 3 out of 4 तो गेन कर ही सकते थे। ओके, सो लेट्स सी व्हाट यू हैव डन। ओके, मैंने अपनी तरफ से आंसर ऐसा लिखा था कि सीजर एंड कॉन्फिस्केशन का डेफिनेशन का पार्ट उसके मीनिंग में इट मींस टेकिंग द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी अगेंस्ट द विशेस ऑफ द ओनर। कॉन्फिस्केशन में इट मींस सेलिंग ऑफ द सीज प्रॉपर्टी एंड क्रेडिटिंग द सेल प्रोसीड्स टू द गवर्नमेंट अकाउंट। स्टेज बात करें तो सीजर इज द फर्स्ट स्टेज, वेयर इज कॉन्फिस्केशन is the action which is taken after the seizure of the commodity which has been taken. Order की बात करें तो collector orders are not needed for seizures, but collectors or any of the authority order may be needed for confiscation. Nature की बात करें तो every seizure does not result in confiscation. Every confiscation arises from seizure. And transfer की बात करें only possessory rights are transferred. यहाँ पे ownerships are transferred. तो इस nature में confiscation and seizure का distinguish आ गया।
तो ये था क्वेश्चन 5। होप आप लोगों ने क्वेश्चन 5 अच्छे से अटेंड किया हो, अगर आपने थर्ड पार्ट पे ज्यादा रियलाइज किया हो तो, ठीक है। अब क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 6A में दो में से कोई भी एक पूरा पार्ट अटेम्प्ट करना। अगर आपने क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट किया है तो लेट्स सी क्या क्या चीजों का ध्यान रखना था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अनपेड सेलर एंड एक्सप्लेन द राइट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट से था। ओके, द सेल ऑफ गुड्स deemed to be अनपेड सेलर। तो अनपेड सेलर होता क्या है? जिसका पैसा बाकी है। ओके, तो उसको हम लोग लॉ में लिखते हैं, द सेलर ऑफ द गुड्स इज डीम्ड टू बी अनपेड सेलर when the whole of the price has not been paid or tendered, or when the conditional payment was made by the bill of exchange or other negotiable instrument and the instrument has been dishonored। तो वो हो गया unpaid seller, बराबर। अब right of lien पूछा है, explain unpaid seller right of lien। तो lien के हिसाब से unpaid seller in the possession of the goods sold may exercise his right on lien on the goods and keep the goods in his possession and refuse to deliver to the buyer until the fulfillment or the tender of the prices in the cases where the goods have been sold without stipulation as to credit। यहाँ पे क्रेडिट की कोई बात नहीं की गई थी, तो पहले पैसा दे बाद में गुड्स लेके जा। The goods have been sold on credit but the terms of credit has expired। ओके, तो वो रख सकता है अपने पास। एंड फेमस बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। ओके, फिर हम ये भी बता सकते हैं लीन डिपेंड्स ऑन फिजिकल पोजीशन, क्योंकि जब तक वो गुड्स अनपेड सेलर के पास में नहीं है, फिजिकली उसको वो लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। सेलर्स लीन इज अ पोजेसरी लीन so that it can be exercised so long as the seller is in the possession of the goods। अगर वो बायर के पास जा चुका है then there is no question of lien exercise। it can only be exercised for the non payment of the price and not for any other charges। and lien is lost कब? when the seller delivers the goods to the carrier out or other bailey for the purpose of transmission to the buyer without reserving the rights of disposal। तो अगर वो गुड्स बेच चुका है और उसको रोकने का हक नहीं है, lien is lost। when the buyer or his agent lawfully obtains the possession of the goods, lien is lost and the waiver of his lien by the unfit seller। खुद ही वेव कर दिया। तो आपने बताया राइट ऑफ लीन कब एक्सरसाइज होगा और वेवर कब होगा। इस तरीके से आंसर स्ट्रक्चर किया जा सकता है। मैंने वही बोला था कि कभी कभी 3 मार्क के आंसर में भी आपको काफी सारी चीजें लिखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कंटेंट इंपॉर्टेंट है। what you are writing, are you answering the question asked? That is more important rather than the length and the breadth। okay, fine। so question 6b की बारे में बात करें। what do you understand by the term caveat emptor? oh, again sale of goods act, back to back question and enumerate the exceptions। तो यहाँ पे caveat emptor का जो term है वो Latin word है और that is buyer be aware। let buyer be aware। this principle states that it is for the buyer to satisfy himself that the goods which he is purchasing are of the quality which requires, and if he buys for a particular purpose he must satisfy himself that they are fit for the purpose। बराबर। The doctrine of caveat emptor embodied in section 16 of the Sale of Goods Act, which states that subject to the provisions of the Act or any other condition as to the quality or fitness for any particular purpose of the goods supplied under a contract of sale। तो वो goods उस contract और sale, that is buyer be aware, unless the buyer give a specific conditions के या fitness वगैरह, the goods should be fit to meet the requirement। that is famous section 16, that is called caveat emptor का section। in simple words, it is not the seller's duty to give to the buyer the goods which are fit for suitable purpose to the buyer। तो सेलर को ये नहीं देखना है कि बायर को फिट होगा कि नहीं, सेलर को ये जानना है कि बायर को ये चाहिए कि नहीं। ओके, so he has to satisfy their needs or their desires, but he does not have to do the measurement of the buyer for that। so if he takes the wrong selection, if he matlab the buyer takes the wrong selection, he cannot be blame the seller for the goods which turns out to be defective and not serving the purpose। ये बायर की responsibility। अब आते हैं exceptions में क्या क्या लिख सकते थे। सेक्शन 16 का एक्सेप्शन है where the seller makes a false representation to the buyer। हाँ, अगर सेलर झूठ बोलता है तो चीजें अलग हो जाती है, दैट इज अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करना। ओके, तो ये लिख सकते थे सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट इन द गुड्स व्हिच इज नॉट विजिबल ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन। मतलब अगर आप कोई कपड़ा ले रहे हो और फटा हुआ है या कलर खराब है और सेलर जानबूझ के उसको छुपा रहा है, तो ये गड़बड़ है। When the buyer relying on the skill and judgment of the seller has expressly and impliedly communicated to him the purpose, मतलब बायर ने पर्पस बताया कि मुझे इस पर्पस के लिए, जैसे हमारा न्यू ईयर की पार्टी है या ऑफिस का शो है या इसके लिए चाहिए, तो it has to meet the requirements and whether the goods are bought by the description of the seller who deals with the goods of that description। मतलब अगर आप स्कूल के यूनिफॉर्म वाले से यूनिफॉर्म लोगे, अब वो यूनिफॉर्म में डील करता है तो इट हैज टू बी एज पर द रिक्वायरमेंट्स ना। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 6b। होप आप लोगों ने अच्छे से लिखा हो। एंड 6c, डिफाइन मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाट इज द पनिशमेंट।
सिंपल सा क्वेश्चन था और मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में पता नहीं क्यों कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं अपने आप को। मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन कुछ और ही नेचर में निकल जाता है। तो प्लीज होप आप लोगों ने वो गड़बड़ नहीं किए हो। यहाँ पे एग्जाम में सिर्फ सेक्शन 3 बताना था मनी लॉन्ड्रिंग, सेक्शन 4 में पनिशमेंट। सेक्शन 3 के हिसाब से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट स्टेट्स or whoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assist or knowingly is a party or actually involved in the process or activity connected with the proceeds of crime, including the concealment, possession, acquisition, or use or projecting of the claim, it is untainted property shall be guilty of money laundering. तो जो कोई भी जानबूझ के पैसों को छुपा रहा है, छुपाने में मदद कर रहा है या किसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स को किसी नेचर में वो यू कैन से ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है या उससे प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब पनिशमेंट क्या होगी? तो whoever commits the offense of money laundering shall be punishable with rigorous imprisonment for a term of not less than 3 years, may extend to 7 years and liable to fine. तो 3 से 7 साल की पनिशमेंट है, लेकिन याद है शेड्यूल ऑफेंस में पनिशमेंट बढ़ जाती है। जैसे however the proceeds of crime in money laundering any offense specified in narcotic drugs and psychotropic substances, the punishment will be regress of 10 years. तो 3 साल से लेके 10 साल तक सजा जा सकती है अगर वो ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस से रिलेट करता है। ठीक है, फाइन। सो 3 मार्क का था एंड इट वाज शॉर्ट एंड स्वीट। होप यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं किए हो। देन 6D के हिसाब से व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रियल एस्टेट एजेंट अंडर द रेरा एक्ट, ये पूछा गया था। तो रेरा के हिसाब से उसके फंक्शंस क्या है रियल एस्टेट एजेंट का? सिंपल सा पार्ट था, every real estate agent who is not registered with the authority shall facilitate the sale or purchase of any plot, apartment building, as the case may be in real estate project or part thereof being sold by the promoter in planning area. So firstly they have to require themselves to be registered. Simple, हर रियल एस्टेट एजेंट को रजिस्टर होना ही पड़ेगा अगर वो रेरा रिलेटेड प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो। Every real estate agent maintains and preserves the books of accounts and documents. Then every real estate agent not to involve himself in unfair trade practices, namely the practices of making a statement where orally or in writing by a visual representation. तो रियल एस्टेट एजेंट को ऐसा कोई भी प्रैक्टिसेस नहीं करना है जो अनफेयर थे। तो ये भी डिस्क्राइब किया है कि वो किस नेचर का, falsely representing a service of a particular standard or representing that the promoters or himself has approval or affiliations with the promoter himself does not have। मतलब या तो आप स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गलत बता रहे हो या फिर आप ये बता रहे हो कि प्रमोटर्स वगैरह के पास ये अप्रूवल है वो अप्रूवल है, जबकि नहीं है। Makes a false misleading representation, permitting the publication of any kind of advertisement whether in newspapers or services that are not intended to be offered. And every real estate agent shall facilitate the possession of all or any of the information as the allottee is entitled to at the time of booking of the plot, apartment, building as the case may be, and discharge the functions। मतलब allottee को पूरा इंफॉर्मेशन उनको देना चाहिए while they are booking the flat और वो functions discharge उसको करने ही पड़ेंगे। Clear? I describe the contracts which cannot be specifically enforced. Again I would say एकदम specific वाले questions में से एक था typical questions। तो इट्स लाइक अगर ये क्वेश्चन आपके पास आया है और आपने इसको प्रॉपरली लिखा है सेक्शन 14 और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये वाला, सिर्फ 4 पॉइंट्स ही थे, पूरे मार्क्स ले सकते हैं। तो स्पेसिफिक रिलीफ के सेक्शन 14 lays down the contracts which cannot be specifically enforced, that is where the party of the contract has obtained a substituted performance in accordance with section 20, so it cannot be enforced। Okay, contract the performance of which involves the performance of the continuous duty which the court cannot supervise, या फिर a contract which is so dependent on the personal qualification of the parties that the court cannot enforce the specific performance of the terms, and the contract which is in its nature determinable। Okay, so ये आंसर it was like अगर ये आता था मतलब it was not that tough, basic direct questions जैसे ही थे। Okay, now what are the duties of RERA authority? यहाँ पे भी अगर आपने रेरा अच्छे से पढ़ा है तो ये हैंडल कर पाओगे, क्योंकि पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में रेरा इतना ज्यादा नहीं पूछा गया। इस बार भी रेरा 2 बार, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 2 बार, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम 2 बार। मतलब आपको मैं वही बोल रहा हूँ, ओवरऑल स्कीम लास्ट में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इस बार का पेपर आया था। सो ड्यूटीज ऑफ रेरा अथॉरिटी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात हो रही। टू रजिस्टर एंड रेगुलेट द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, वो उसकी ड्यूटी है। To publish and maintain websites records for public viewing of the real estate projects for which the registration has been given in the prescribed manner format। मतलब website बराबर maintain होती है कि नहीं। To maintain a database on the website for public viewing and enter the names of the photographs of the promoters and defaulters including the project details and registration that has been revoked। मतलब defaulters की list बराबर से देना।
and to maintain a database on the website, that is RERA की website, for the public viewing and enter the name of the photographers and real estate agents who have applied and registered. तो real estate agent registered है कि नहीं वो पता है ना. To fix regulations for each areas under the jurisdiction levied on the allottees, so सारे regulations बराबर से fixed हुए कि नहीं, and to ensure the compliance on the obligations which is cast on the promoters under the real estate agent, मतलब वो अपने obligations को meet करते हैं. रेरा अथॉरिटीज के ब्रीफली यही ड्यूटी थे, वेबसाइट मेंटेन करना है, प्रोजेक्ट्स अपडेशन है, रियल एस्टेट एजेंट रजिस्टर है कि नहीं, प्रमोटर्स के प्रोजेक्ट रजिस्टर है कि नहीं, रिवोकेशन अगर हुआ है तो वो डिटेल बताना, एंड कंप्लायंसेस लॉ के हिसाब से हुए कि नहीं. तो ये सारी चीजें इसमें कवर होती है, प्लस टू इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर्स एंड डायरेक्शन एंड परफॉर्म द फंक्शंस. क्लियर. जैसे मैं आपको बोल रहा था, इस बार पार्ट ए सिंपल निकला था, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन थे, मैनेजेबल थे. पार्ट सी में टेक्निकलिटीज थी, इंट्रिकेसीज थी, कॉम्प्लेक्सिटीज थी. अगर आपका पार्ट सी स्ट्रांग था तो आप हैंडल कर पाए होगे, नहीं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स उसमें मार्क्स को देता है. ठीक है, फाइन. नाउ 6A का 2 देखते हैं. दैट इज व्हाट इज द राइट कन्फर्ड इन द 53A ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी है. ओके, तो होप आप उसको मैनेज कर पाए हो. तो यहाँ पे आपको पूछा गया, राइट कन्फर्ड इन द 53A इज अवेलेबल टू डिफेंड और एंड टू प्रोटेक्ट द पोजेशन बट नॉट टू क्रिएट अ टाइटल. एग्जैक्टली 53A के अंदर आपको सिर्फ प्रोटेक्शन मिलता है एज टू यू कैन डिफेंड द टाइटल बट यू कैन नॉट हैव मच मोर देन दैट. क्लियर. सो ये फेमस केस था दिल्ली मेट्रो वर्सेस बसूरकास का केस. इस केस में द राइट कन्फर्ड इन 53A इज अ राइट available only to the defendant to protect his possession. This right does not create a title on the defendant. देखो 53A में आप किसी प्रॉपर्टी पे टाइटल नहीं लेते, आप प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस्ड हुए तो आप कोर्ट के सामने जा रहे हो कि मुझे जबरदस्ती डिस्पोजेस किया है, एंड द एग्रीमेंट इस समय अनरजिस्टर्ड था, तो उसके बारे में बात हो रही है. इट इज लिमिटेड टू द केसेस वेयर द ट्रांसफरी हैज टेकन द पोजेशन एंड अगेंस्ट whom the transferor is debarred from enforcing the right. This section imposes a bar on the transferor. Okay, it is stopping the transferor. When the condition mentioned in the sections are fulfilled, it debars him from enforcing the rights against the transferee. And so far as the transferee is concerned, the section covers the right on him to the extent imposes the bar. मतलब समरी में बोलना ये चाहते हैं कि देखो 53A जैसा सेक्शन है, वो आपको टाइटल कभी प्रॉपर्टी में नहीं देता. आप प्रॉपर्टी में रह रहे हो, आपको डिस्पोजेस किया गया. 53 आपको प्रोटेक्ट करेगा अगर आप ये साबित कर पाओ कि आपको डिस्पोजेस्ड हुआ है, अगर आप ये साबित कर पाओ कि आपका कंसिडरेशन पे हो चुका है या आप पे करने के लिए पूरा रेडी हो और आपके साथ जबरदस्ती की गई और एग्रीमेंट अपने आप में अनरजिस्टर्ड था, तो यहाँ पे आ जाओ. लेकिन ये कोई टाइटल गिवन सेक्शन नहीं है. तो यहाँ पे दिस सेक्शन इम्पोजेस अ बार ऑन द ट्रांसफरर दैट यू कैन नॉट डिस्पोजेस अ पर्सन. बट ये नहीं बोल सकता कि तुझे उसको टाइटल देना पड़ेगा. नो, वो तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होता है. ओके, क्लियर. तो ये था 53(6)(a) का 2 वाला क्वेश्चन. तो होप आप लोगों ने इसको समझा हो और इसको मैनेज किया हो. यहाँ पर अभी अगर हम क्वेश्चन 6A का 3rd वाला देखें तो क्या चीज का ध्यान रखना है. लेट्स सी, बेनामी ट्रांजैक्शन का एक और क्वेश्चन था. एन इंडिविजुअल बाय अ ट्रांजैक्शन परचेजेस अ हाउस इन द नेम ऑफ हिज वाइफ. Consideration for the transaction was paid by A out of his own sources. The government seized the house claiming it to be a benami. Decide whether the action was justified. तो बेनामी ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन था, क्या ये एक्शन जस्टिफाइड था. ओके, देखो यहाँ पे क्वेश्चन से समझ में आता है उसने अपने वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी ली थी, एंड यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि उसने अननोन सोर्सेज से दिया. इनफैक्ट ये लिखा है कि नोन ओन सोर्सेज से दिया हुआ. सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के हिसाब से बेनामी ट्रांजैक्शन एक्सक्लूड्स एनी ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट इन द प्रॉपर्टी by a person being an individual in the name of a spouse or in the name of a child, and such individual and the consideration has been paid out of the known sources. बराबर. देखो मैं बेनामी ट्रांजैक्शन का पूरा एक्ट का पूरा डेफिनेशन लिखने की कोशिश नहीं कर रहा, रेलेवेंट पार्ट लिखना था क्योंकि मेरे को पेपर भी खत्म करना है, 3 मार्क का ही है, तो वो भी ध्यान रखना है. तो यहाँ पे पहले वो रेलेवेंट लॉ समझा दिया. एंड इन द गिवन केस A is an individual by the transaction purchases in the name of his wife. Then consideration for the transaction was paid by A of his own known sources. Thereby he excluded the definition of benami transactions. Therefore the action of the government seizing the house property to be held by holding it benami was not justified. बस इतना ही बताना. And 6A का 4, okay, again specific relief act का था, enumerate the circumstances in which the perpetual injunction can be granted. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 a perpetual injunction can be granted. क्या क्या चीजें थी? To the plaintiff to prevent the breach of an obligation existing in the favor whether expressly or by implications.
तो कुछ सिचुएशंस में परपेचुअल इंजंक्शन मिलता है व्हेन एनी ऑफ द ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट शैल बी गाइडेड बाय द रूल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर 2। सो कोर्ट को ध्यान रखना है कि परपेचुअल इंजंक्शन आप कब दे सकते हो, ओके, बिकॉज हमको सर्कमस्टेंसेस देना है परपेचुअल का, वो आगे लिखते हैं। When the defendant invades or threatens to invade the plaintiff right to the enjoyment of the property, the court may grant perpetual injunction in the following cases। तो अगर डिफेंडेंट प्लेंटिफ को उसकी प्रॉपर्टी से उठा के बाहर फेंकने की बात करता है, तब कहीं जाके परपेचुअल इंजंक्शन की बात आती है। तो क्या क्या चीज है? Where the defendant is a trustee of the property, that is where the defendant is a trustee of the property, और वो चाहे तो परपेचुअल इंजंक्शन मांग सकता है। Where there is no standard for asserting the actual damage or likely to be adjudged, okay, then the court may grant a perpetual injunction क्योंकि कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। Where the invasion is such a nature that compensation in money would not be adequate relief, तो injunction मिल जाएगा। And where the injunction is necessary to prevent the multiplicity of proceedings, तब injunction मिल जाएगा। और promissory note यानी negotiable instrument से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, essential of promissory note। Now this was like, sir मुझे आता है, was something like that because students इसको manage कर पाए। कई स्टूडेंट्स ने शायद कभी 12th में, ओसीज में और अलग अलग सब्जेक्ट में भी वैसे ये पढ़ा हुआ है, तो ये उनको मैनेज करने को, और कई लोगों ने फाउंडेशन में भी किया था। सो एसेंशियल ऑफ प्रॉमिसरी नोट में क्या क्या लिख सकते थे? काफी कुछ लिख सकते थे। इट मस्ट बी इन राइटिंग, एन ओरल प्रॉमिस विल नॉट डू। इट मस्ट कंटेन एन एक्सप्रेस प्रॉमिस एंड क्लियर अंडरटेकिंग। द प्रॉमिस्ड एंड अंडरटेकिंग मस्ट बी अनकंडीशनल, एग्जाम्पल के साथ अगर आपको लिखना हो तो। एंड द मेकर मस्ट साइन द प्रॉमिसरी नोट एज अ टोकन ऑफ अंडरटेकिंग टू मेक द पेमेंट टू द पेई, and the maker must obtain the maker must be a certain person। याद रखना एक चीज, मैंने कभी कभी देखा स्टूडेंट्स एग्जाम में प्रॉमिसरी नोट में भी ड्रॉवर 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 लिखते हैं। अगर आपने ड्रॉवर लिखा है तो गड़बड़ कर दी, बिकॉज इट हैज टू बी मेकर। मैं ये नहीं बोला इंस्टीट्यूट पूरा मार्क्स काट लेगी, बट yes it affects because आपको फिर बेसिक्स क्लियर नहीं है। प्रॉमिसरी नोट इज द मेकर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज द ड्रॉवर, okay, and the payee must be certain and the promissory note must contain a promise to pay to that certain person or the persons are certain by them, and the sum payable must be certain and the amount must be capable of contingent and additions or subtractions, and the payment must be in the legal money of the country, okay, you cannot be rupees के सामने dollars pay करो, ऐसा नहीं चलेगा। And it must be properly stamped in accordance with the provisions of the Stamp Act। Each stamp duty has to be cancelled। It must contain the name, place and the number and the date on which the instrument is made and due dates क्या रहेगी उसके हिसाब से it has to be given undated name, ठीक है। सो इस तरीके से आपने पूरा पेपर समझ लिया। देखो ओवरऑल पेपर का, जैसे मैंने आपको बोला था कि ओवरऑल पेपर का एनालिसिस अगर देखें तो कुछ ऐसा दिख रहा है। एग्जैक्टली आरबीआई 9 मार्क्स का पूछा गया है इस बार। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन 9 मार्क्स, फॉरेन कंट्रीब्यूशन 5 मार्क्स, ये मॉडल के हिसाब से ही है। एफडीआई 4 मार्क्स के लिए पूछा है, ओडीआई ओवरसीज डायरेक्ट 4 मार्क्स, द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम इस बार 9 मार्क्स के लिए आया था। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स 4 मार्क्स के लिए आया था। फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज 8 मार्क्स एंड नॉन बैंकिंग 4 मार्क्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन 4 मार्क्स एंड कॉम्पिटिशन एक्ट एज यूजुअल 25 मार्क्स का था, ओके। एंड देन 4 marks essential commodity 4 marks, legal metrology 4 marks, transfer property 7 marks का था, and real estate 6 marks। इस बार 2 क्वेश्चन आए हुए थे। and benami was again 7 marks, 4 and 3, and then prevention of money laundering एक ही था 3 marks, Indian contract act 4 marks, specific relief act 6 marks 2 क्वेश्चन, sale of goods act 6 marks and negotiable, यानी with options मिला के 135 marks का पेपर था। और इस तरीके से पेपर आया था, ठीक है। in case you need the solution that we have discussed, you just have to WhatsApp on 8283848516। तो इस पे WhatsApp कर दीजिए and the solution will be given to you। So hope आपका पेपर अच्छा गया हो, okay, and further papers will be coming up for discussions, so be in touch and log in।